हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल टेक्निकल बंधुओं पर स्वागत है। कल तक हमने किरचॉफ का करंट रूल पढ़ा था। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्या था, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। किरचॉफ लॉ दो टाइप्स के होते हैं, केसीएल एंड केवीएल। किरचॉफ वैज्ञानिक थे, एक फिजिसिस्ट थे जो कि जर्मन के थे। उन्होंने एक केसीएल एंड केवीएल रूल दिया था। पहला नंबर था केसीएल रूल क्या है, उन्होंने क्या कहा था, उसको जंक्शन रूल भी कहते हैं, संधि नियम भी कहते हैं। उन्होंने कहा था किसी जंक्शन में आने वाली धारा तथा जंक्शन से जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। ठीक है, या किसी जंक्शन में आने वाली धाराओं का योग प्लस जाने वाली धाराओं का योग 0 के बराबर होता है, उन्होंने कहा था। ठीक है, ये चार्ज कंजर्वेशन यानी कि आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये हमने इसका फार्मूला पढ़ा था, कैसे करंट आती है, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया था। ये आने वाली करंटों को जोड़ देते हैं, I1 आ रही है जंक्शन की ओर, I3 आ रही है, तो इनको जोड़ देंगे। और जो जंक्शन से बाहर जा रहे हैं I2 और I4 और I5, इनको जोड़ देंगे, बराबर में कर लीजिए, इक्वल। मतलब आने वाली I1 I3 आने वाली हैं, बराबर होंगे किसके, I2 I4 I5 जाने वाली। ठीक है, फिर इसके बाद हमने संधि यानी जंक्शन जाना था। जंक्शन किसे कहते हैं, जहाँ पर 3 कंपोनेंट या 3 से ज़्यादा जुड़े होते हैं, उस पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं। नोड किसे कहते हैं, ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो इक्विपमेंट जुड़े होते हैं, उसको हम नोड कहते हैं। फिर हमने ये डायग्राम बनाया था, सर्किट बनाया था। इसमें देखा था कि नोड और जंक्शन कौन कौन से हैं। नोड ये है क्योंकि इसमें 2 इक्विपमेंट कनेक्टेड हैं, तो ये नोड हो गया। यहाँ पर 3 है तो ये जंक्शन भी होगा, नोड भी होगा। नोड क्यों होगा, क्योंकि नोड के लिए 2 इक्विपमेंट जरूरी हैं, जबकि जंक्शन में 3 होते हैं। यदि 3 उपस्थित हैं, इसका मतलब 2 से ज़्यादा हैं तो नोड हो जाएगा। फिर ये N3 है, यहाँ पे 2 कंपोनेंट इस पॉइंट से जुड़े हुए हैं, इसलिए N3 हो गया। यहाँ ये J2 हो गया क्योंकि यहाँ से 3 इक्विपमेंट एक इधर जुड़े हुए हैं, J2 हो गया। और ये नोड भी हो गया। फाइंड जंक्शन एंड नोड हमने जंक्शन देखा था, 2 जंक्शन से, एक ये पॉइंट यहाँ से 3 कनेक्टेड कंपोनेंट। नोड 4 होते हैं, एक ये हो गया नोड, एक ये है, एक ये। ठीक है, नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं इसमें इक्वेशन कितना बनेगा, उसके लिए है n-1। ठीक है, n क्या है, n नोड है जहाँ से करंट डिवाइड होती है। जैसे कि यहाँ से आप देख रहे हैं करंट डिवाइड हो रहा है, एक इधर जा रही है, एक इधर, यहाँ भी डिवाइड हो रहा है, अर्थात 2 नोड होंगे। 2 में से एक माइनस कर दिए तो एक ही बचा। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत समझा था कि जब 2 पॉइंट का वोल्टेज दिया है तो फिर उसमें करंट कितनी बहेगी, कितनी फ्लो होगी। करंट की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट से राइट है, तो लेफ्ट वाला वोल्टेज पहले रखेंगे। फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस है मेन चीज़, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल है, ये दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल है। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अंतर, तो B1 से B2 को माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि ये B1 से करंट फ्लो हो रही है, जिससे फ्लो हो रही है उसी को पहले लिखेंगे, बटा R कर देंगे तो I = फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली थी कल। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो देखते हैं वोल्टेज सोर्स में एक ये वोल्टेज का सिंबल होगा ऐसे, और इसमें सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा। ठीक है, इसको हम R इंटरनल बोलेंगे। ये वोल्टेज सोर्स है, इसके सीरीज में एक इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा। ठीक है, आइडियल केस में आइडियल वोल्टेज सोर्स में R इंटरनल बराबर 0 ओम। जो आइडियली मतलब आदर्श अवस्था में, जब इससे हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ प्रैक्टिकली यूज ही नहीं कर रहे हैं, उस अवस्था में क्या होगा, आदर्श कंडीशन में इसका जो R इंटरनल होगा, मतलब कि आंतरिक, इंटरनल मतलब आंतरिक प्रतिरोध जो होगा 0 ओम होगा आइडियल के केस में। ठीक है, अब करंट सोर्स देखते हैं। करंट सोर्स, ठीक है, यहाँ पे ये एरो बन गए, अर्थात धारा,
एरो बन गई, इसका मतलब क्या है, एरो धारा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, यहाँ पर सीरीज में लगा हुआ था, इसके जो वो करंट सोर्स होगा उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक है, आर इंटरनल। आइडियल करंट सोर्स में, आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स में आर इंटरनल क्या होता है, इन्फिनाइट, मतलब कि अनंत होता है। आर इंटरनल के आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, अब इसका हम कन्वर्जन पढ़ेंगे कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, यदि कन्वर्जन लिख देता हूँ, कन्वर्जन ऑफ सोर्सेस, कन्वर्जन ऑफ सोर्सेस, जैसे वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। कन्वर्जन का मतलब बदलना, सोर्सेस का मतलब जो स्रोत है, वोल्टेज स्रोत है एक और एक ये करंट सोर्स। जैसे कि यहाँ पर अब वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है। ठीक है, समझिएगा बात को, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस आर इंटरनल लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे वोल्टेज है। यदि मैं इसको बोलूँ कि करंट सोर्स में कन्वर्ट कीजिए, तो करंट सोर्स में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। करंट सोर्स में क्या होता है, एक करंट होते है, उसके पैरेलल में रजिस्टर लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इसके लिए करंट सोर्स में जब परिवर्तित करेंगे तो धारा निकालेंगे। धारा का फार्मूला क्या होता है, B/R। ठीक है, तो B तो यहाँ दिया हुआ है अपन आर इंटरनल। ठीक है, इससे करंट हमारी निकल आएगी, करंट निकल आएगी। तो यहाँ पे हम करंट का सोर्स कैसा होता है, ऐसे हम बना देंगे, जो करंट आएगी यहाँ पे लिख देंगे और इसके इंटरनल में एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। ठीक है, कौन सा रेजिस्टेंस, जो यहाँ पर सीरीज में कनेक्टेड है, यही यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखते हैं एक, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है 5 ओम का। इसको आपको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन करंट सोर्स, कन्वर्ट इन करंट सोर्स। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, करंट सोर्स के लिए एक करंट होना चाहिए, तो आई कैसे निकलेगा, B/R। तो B कितना है 10 वोल्ट, R कितना 5 वोल्ट, अर्थात 2 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, तो अब करंट सोर्स में कैसे परिवर्तन हो, करंट सोर्स में क्या होता है, एक ये करंट सोर्स हो गया। ठीक है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा होता है। अभी हमने देखा कि करंट सोर्स में पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा होता है, ये अभी मैंने जब बताया, ये यहाँ पे करंट सोर्स में पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे करंट सोर्स होगा। ठीक है, इसको अब क्या, करंट हमारी कितनी आई है 2 एम्पियर, तो I = 2 एम्पियर हो जाएगा, ये 2 एम्पियर है। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ कितना था 5 ओम, तो यही पैरेलल में लग जाएगा। ये कन्वर्जन हो गया सोर्स का। ठीक है, अब चलिए आगे, कन्वर्जन यहाँ पे एक वो लिख लेते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम वोल्टेज टू करंट, करंट सोर्स। ठीक है, आप भी लिख लीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्जन फ्रॉम करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। ठीक है, मतलब कि करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यदि करंट सोर्स कोई दिया है, मान लीजिए यहाँ पे कोई करंट सोर्स दिया हुआ है, करंट सोर्स ऐसे ही होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होगा, पैरेलल मतलब समांतर में, आर इंटरनल ऐसे कनेक्ट होगा। इसको हमें बदलना है किसमें, वोल्टेज सोर्स में। इसको कन्वर्जन इसको हमें बदलना है किसमें, वोल्टेज सोर्स में। तो वोल्टेज सोर्स के लिए वोल्टेज निकालना जरूरी है। B = क्या होगा, B होता है IR। I कितना है, जिसकी इसकी कोई वैल्यू होगी तो I लिख देंगे। R कितना है, R इंटरनल। ठीक है, तो यहाँ से
ये वोल्टेज हमारा निकल आएगा। अब वोल्टेज सोर्स में सीरीज में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ देंगे। ये यहाँ पर ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है, इसको हम सीरीज में जोड़ देंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे समझ में आएगा। यहाँ 2 एम्पियर की करंट है। करंट को हमेशा एरो से ही दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है 6 ओम का, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू करंट सोर्स, नहीं कन्वर्ट इनटू वोल्टेज सोर्स, ठीक है। वोल्टेज सोर्स में हमें कन्वर्ट करना है। वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है अर्थात इसको वोल्टेज निकालना पड़ेगा, V इक्वल टू आई आर। आई कितना है, 2 है, आर कितना अच्छा है, यानी कि 12 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब 12 वोल्ट आ गया, इसको सोर्स कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ 12 वोल्ट लिख देंगे। करंट वो वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, सीरीज में रेजिस्टेंस लगा होता है, ठीक। सीरीज में रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस यहाँ पैरेलल है इसको सीरीज में कर देंगे 6 ओम, यही कन्वर्जन हो गया, ठीक। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं, ठीक है। अब डोमिनेंस थोड़ा सा देख लेते हैं। डोमिनेंस ऑफ सोर्स, ठीक है। डोमिनेंस ऑफ सोर्स, डोमिनेंस का मतलब प्रभाव, एक तरह से प्रभाव, मतलब किसका प्रभाव, इसमें देखो प्रभाव, अरे सोर्स यानी स्रोत का प्रभाव, यानी कि जो डोमिनेंस ऑफ सोर्सेस, मतलब कि सोर्स 2 कनेक्ट होंगे, एक करंट सोर्स होगा, वोल्टेज सोर्स, दोनों एक साथ कनेक्ट होंगे। अब उसमें से कौन सा प्रभावी होगा, कौन सा एक्ट करेगा, कौन सा एक्टिव होगा, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे, यदि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, और यहाँ पे करंट सोर्स लगा हुआ है, और ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ आर है, यहाँ बी है, यहाँ आई है। जब यहाँ आप लिख देंगे, जब करंट सोर्स के साथ पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो, तो वहाँ पर करंट सोर्स ओपन सर्किट यानी खुला परिपथ की तरह काम करता है, और वोल्टेज सोर्स ही प्रभावी होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, यदि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स जैसे यहाँ पर लगे हुए हैं, यदि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स पैरेलल कनेक्टेड हो, ठीक है। यदि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स पैरेलल कनेक्ट होते हैं तो ये करंट सोर्स जो होता है एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता, केवल ये वोल्टेज सोर्स ही काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। अब कैसे इसको सर्किट को बना लेते हैं, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स रहेगा बी, यहाँ पे जो करंट सोर्स है ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, ओपन सर्किट, और यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे ओपन हो जाएगा अर्थात इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, यहाँ वोल्टेज रहेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। ये सर्किट हमारा बनेगा। जब भी ऐसा सर्किट आएगा तो करंट सोर्स को हटा दिया जाएगा
और केवल वोल्टेज सोर्स एक्ट करेगा, फिर उसमें जो भी फाइंड करना होगा उसको हम फाइंड करेंगे, आगे अभी न्यूमेरिकल देखेंगे एक दो। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, इसको केस फर्स्ट डाल सकते हैं आप, केस फर्स्ट, केस सेकंड। ठीक है, केस सेकंड, केस सेकंड क्या है, यदि ये करंट सोर्स है और इसके सीरीज में ही एक वोल्टेज सोर्स लगा हो, एक वोल्टेज सोर्स लगा हो, ठीक है, ये करंट सोर्स हो गया, ये वोल्टेज सोर्स, ये भी वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ठीक, यदि कोई वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स के सीरीज में कनेक्ट हो, ठीक है, सीरीज में ही कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट हो, तो वहाँ पर केवल करंट सोर्स ही वर्क करती है, एक्ट करती है, सक्रिय रहती है, और ये जो वोल्टेज सोर्स होता है वो केवल शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, लिख देते हैं, जब वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स के साथ सीरीज का मतलब श्रेणी लिख देता हूँ, श्रेणी क्रम में कनेक्ट हो मतलब जुड़ा हो, तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, तथा सर्किट इसको हम शॉर्ट में CKT लिखते हैं, सर्किट में केवल करंट सोर्स ही प्रभावी होता है। ठीक है, यदि सर्किट के सीरीज में वोल्टेज सोर्स लगा हुआ होता है तो वोल्टेज सोर्स एक शॉर्ट सर्किट की तरह ही काम करता है, उसमें केवल करंट सोर्स ही वर्क करती है, यानी प्रभावी होती है। ठीक है, कैसे हो जाएगा देखते हैं, अभी यहीं पे बना देता हूँ छोटा सा, ये करंट सोर्स है, इसको ऐसे रहा, ये वोल्टेज सोर्स है जो शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट मतलब क्या, एक सीधी केवल वायर बन जाएगी। ठीक है, ये करंट सोर्स है, ये जो वोल्टेज सोर्स है बिल्कुल एक सीधी वायर बन जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये ऐसे इसी तरह हो जाएगा, यहाँ ये वोल्टेज सोर्स है, ये इसी तरह लगा रहेगा, इस वोल्टेज सोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसी तरह कनेक्ट रहेगा, केवल इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करें, क्यों, क्योंकि इसके सीरीज में करंट सोर्स लगा है, यदि इसके सीरीज में करंट सोर्स लगा होता तो इसको हटा दिया जाता, किसको, ये वोल्टेज सोर्स को। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कुछ 10 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है, इसके पैरेलल में एक करंट सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ से सर्किट कंप्लीट हो रहा है 2 ओम का। यहाँ पे आप मुझे करंट बताइए, करंट कितनी फ्लो हो रही है, फाइंड द करंट, फाइंड द 2 एम्पीयर लिख देता, 2 एम्पीयर, फाइंड द करंट इन गिवन सर्किट। ठीक है, करंट को फाइंड करना, तो कैसे करेंगे, मैं अभी बताया था, जब वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में करंट सोर्स भी ओपन सर्किट हो जाता है, ओपन सर्किट की तरह काम करता, तो कैसे सोल्यूशन होगा, वोल्टेज सोर्स इसी तरह कनेक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें करंट निकालने हैं, इसको हम ओपन कर देंगे, ओपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल में कनेक्ट है, यदि वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल में
करंट सोर्स कनेक्ट होता है तो केवल ओपन सर्किट की तरह काम करता है, ठीक है। तो ओपन सर्किट हमने कर दिया, फिर यहाँ से रजिस्टर कनेक्ट है, तो ये रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, कितना ओम का, 2 ओम का। इसमें करंट यहाँ निकालनी थी हमें, तो करंट बराबर क्या होगा, फार्मूला लिख देंगे क्या, B/R। बी कितना है 10 वोल्ट, आर कितना है 2, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 एम्पियर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये करंट सोर्स है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट सोर्स है, यहाँ पे वोल्टेज भी लगा हुआ 10 वोल्ट का, ठीक है। यहाँ पे एक हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक। फिर ऐसे सर्किट हम कंप्लीट कर दिए। इसका मान आप लिख दीजिए 4 ओम, ठीक। इसके एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आप मुझे फाइंड करके बताइए, जो रेजिस्टेंस है इसके एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, फाइंड द वोल्टेज एक्रॉस रजिस्टर, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जब वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट हो तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। इसका सर्किट कैसे बनेगा, ये 5 एम्पियर रहेगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ये इस तरह कनेक्ट हो जाएगा। ये वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट का मतलब पूरे एक तरह से एक वायर से कनेक्ट हो गया। यहाँ पे कितना है 4 ओम, इसके बीच का ये V1 यानी कि वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप के लिए क्या होता है, V=IR। यहाँ पे करंट कितनी फ्लो हो रही है, 5 एम्पियर की फ्लो होगी, इससे 5 एम्पियर हो गया। रजिस्टर कितना 4 ओम, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो, 5 चौको 20 वोल्ट, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 20 वोल्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और करते हैं, केसीएल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, केसीएल न्यूमेरिकल, ठीक है। यहाँ से करंट आई, इधर भी इधर भी इधर भी, ठीक है। यहाँ पे I1 आ रही है, यहाँ पे I2 आ रही है, यहाँ I3, यहाँ I4, ठीक। क्वेश्चन है इफ मतलब यदि I1 इक्वल टू 2 एम्पियर, I2 इक्वल टू 5 एम्पियर, I3 इक्वल टू 3 एम्पियर, तो I4 ज्ञात करना। I4 कितनी होगी, I4 आपको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे आप, ये आपको क्या लग रहा है, ये करंट रूल है, केसीएल है, किरचॉफ का करंट रूल क्या था, आने वाली धारा, किसी जंक्शन पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, मतलब आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा, ठीक है। अब आने वाली धारा कौन कौन सी है, यही फार्मूला इसमें लगाएं, आने वाली I1 प्लस I2 प्लस I4, ये आने वाली है धारा जंक्शन की ओर, जाने वाली कौन कौन सी, बराबर जाने वाली कौन सी, I3 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए I1 की वैल्यू कितना, 2 एम्पियर लिख दीजिए, I2 वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर लिख दिए, I4 हमें फाइंड करना है, नहीं लिखेंगे कुछ भी, I3 क्या है 3 एम्पियर, ठीक है। I4 निकालना है, 5 2 7 प्लस I4 इक्वल टू 3, I4 बराबर क्या होगा 3 माइनस का 7, ये 7 जो इस बार इक्वल के इस बार है, बराबर के बाएं साइड है, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो इसका सिंबल यानी चिन्ह बदल जाएगा, इसका साइन बदल जाएगा, ठीक है। तो I4 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 4 एम्पियर, ठीक है। अब कुछ रूल्स लिख लेते हैं सर्किट को सॉल्व करने के लिए, कैसे हम केसीएल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाउ टू सॉल्व
न्यूमेरिकल, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकल को हिंदी में कहते हैं अंकिक प्रश्न, अंकिक प्रश्न को सॉल्व करने के यानी हल करने के रूल, ठीक है। रूल मतलब नियम, क्या नियम होंगे, कैसे फॉलो करना। तो पहला नंबर क्या है, नोड हमें फाइंड करना, फाइंड नोड और जंक्शन, ठीक है। जंक्शन या नोड को हमें फाइंड करना, ज्ञात करना, मतलब उसको पहले देखना है कि नोड कहाँ पर है और जंक्शन कहाँ पर है, नोड या जंक्शन, ठीक है। दूसरा क्या है, यदि नोड पर या जंक्शन पर, यदि नोड या जंक्शन पर वोल्टेज नहीं दिया तो एज्यूम करेंगे, तो मान लेंगे, ओके, मान लेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, यदि करंट किसी भी ब्रांच यानी किसी भी शाखा में, किसी भी वायर में नहीं दी है, किसी भी ब्रांच में नहीं दी गई तो उसकी डायरेक्शन या उसकी वैल्यू I1 I2 I3 जो भी है मान लेंगे, उसकी डायरेक्शन मान लेंगे। अभी सॉल्व करेंगे, पता चल जाएगा कैसे करना है, ठीक है। चौथा नंबर क्या है, अप्लाई। चौथा नंबर है अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई केसीएल का ला अप्लाई कर मतलब लगाएंगे, केसीएल लगाएंगे मतलब केसीएल का यूज करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे उसको बता रहा हूँ मैं। चलिए यहाँ पे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक, यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ 10 वोल्ट, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ठीक, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है और यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट, ठीक। इसको आप 2 ओम मान लो, इसको आप 1 ओम मान लो, इसको 3 ओम मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, आई रैंडम में मान रहा हूँ, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, ठीक। इसमें लिख देता हूँ फाइंड करंट, यहाँ पे मान लीजिए I1 है, कोई करंट नहीं दी हुई है, इसका मतलब हम मान रहे हैं अपने से, यहाँ I2 जा रही है, यहाँ I3 जा रही है। फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, ईच ब्रांच का मतलब प्रत्येक ब्रांच में करंट फाइंड करना है, ठीक है। अब सोल्यूशन कैसे करेंगे, हमें प्रत्येक ब्रांच में चाहिए, यदि प्रत्येक ब्रांच में चाहिए तो प्रत्येक ब्रांच का हमें क्या वोल्टेज पता होना चाहिए, रजिस्टर तो पता है, वोल्टेज पता होना चाहिए, तभी तो निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, अब इस ब्रांच का वोल्टेज कितना है, आप सोच रहे हो 10 वोल्ट है तो इससे सीधे भाग देंगे 2 से, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसका पूरा का ब्रांच का यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसके बीच का पोटेंशियल कितना है, इसको हमें फाइंड करना है। इसके लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट का हमें वोल्टेज निकालना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। मैंने क्या पीछे रूल्स में बताया था, पहले हम नोड देखें, नोड क्या है, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे भी नोड है, ठीक। यहाँ पे मान के हम वोल्टेज निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पे बी मान लिए, मैंने क्या कहा, पहले नोड देखेंगे, यदि वहाँ पे वोल्टेज नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज नहीं है तो इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, करंट यहाँ पे हमें ईच ब्रांच, प्रत्येक ब्रांच में निकालनी थी, तो हमने इस ब्रांच में I1 मान लिया, इस ब्रांच में I2 मान लिया, इस ब्रांच में I3 मान लिया, ठीक है। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पता है करंट पॉजिटिव से ही जाती है, इसलिए हमने इसको ऐसे मान लिया, ठीक।
पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हुए। अब हम कैसे केसीएल अप्लाई करेंगे? केसीएल का नियम क्या कहता है? केसीएल कहता है जंक्शन में, ये नोड है या जंक्शन बोल सकते हैं, जंक्शन में आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा का योग। ठीक है, अब जंक्शन में कौन सी करंट आ रही है? अब बताओ इस जंक्शन में कौन सी आ रही है? I1 आ रही है, I2 आ रही है क्या? नहीं है, ये तो बाहर जा रही है, ये भी बाहर जा रही है। तो आने वाली क्या है? इनकमिंग लिख देता हूँ, इनकमिंग मतलब आने वाली बराबर आउट गोइंग, आउट गोइंग, अरे गलत हो गया, आउट गोइंग। ठीक है, आउट गोइंग आने वाली कौन सी है? I1 बराबर आउट गोइंग जाने वाली कौन सी है? I2 है, I2 जाने वाली है प्लस I3। ठीक है, मतलब कि जंक्शन में आने वाली धाराओं का योग बराबर जंक्शन से बाहर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होगा। ठीक है, अब I1 होगा। अब I1 के लिए क्या चाहिए? वोल्टेज। अब आप देख रहे हैं इधर से इधर को हम फाइंड कर रहे हैं। मैं क्या बोला था? जिधर से फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, करंट की डायरेक्शन जिधर से होती है उसी तरफ का वोल्टेज लेते हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये यहाँ पे फाइंड किए थे जब हम लोग, ये पीछे साइड, ये जब जैसे करंट की धारा इधर से जा रही थी, मैंने बताया था पिछली क्लास में, करंट की धारा लेफ्ट से राइट जा रही है, अर्थात इस लेफ्ट यानी 12 वोल्ट को पहले लिखेंगे और फिर 7 वोल्ट को माइनस कर देंगे, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी वही चीज़ लागू करना है। ठीक है, क्या करना है? इधर से करंट जा रहा है तो 10 वोल्ट लेंगे, 10 माइनस ये वोल्टेज है तो माइनस बी कर देंगे अपान 2। ठीक है, आई इक्वल टू क्या होता है? बी बाई आर। बी ही तो हमने लिखा, ये 10 वोल्ट है और ये जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है उसको हमने माइनस कर दिया, तो पूरे ब्रांच का पोटेंशियल आ गया। पूरे ब्रांच से पोटेंशियल से पूरे इस ब्रांच के रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दिया तो करंट आ जाए। आई इक्वल टू बी बाई आर हो गया बराबर। I2 कैसे निकालेंगे? I2 क्या है? इस ब्रांच की है, तो इस ब्रांच में टोटल में क्या है वोल्टेज? इस ब्रांच में ये B है, ये पूरे ब्रांच का वोल्टेज है, तो B बाई 1 हो जाएगा प्लस I3 क्या है? यहाँ पे कोई वोल्टेज लगा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसको आप 0, इसको हम रेफरेंस नोड मानते हैं, रेफरेंस नोड। ठीक है, रेफरेंस नोड यहाँ पे 0 वोल्ट होगा। ठीक, इस ब्रांच की पूरी कितनी है? B वोल्ट है। ठीक है, अब I3 निकालना, I3 ये पूरे ब्रांच की यहाँ रेफरेंस वोल्ट नोड है तो यानी 0 वोल्ट, तो इधर से करंट जा रही है अर्थात ये लगेंगे B माइनस का 0, यहाँ भी B माइनस का 0 कर सकते हैं, रेफरेंस नोड का 0 वोल्ट होता है अपान में 3। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 10 माइनस बी अपान 2 इक्वल टू बी बाई 1 प्लस का बी बाई 3। ठीक, आप यहाँ से सीधे एलसीएम ले सकते हैं, 3 आ जाएगा, 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 आएगा, 3 का गुणा बी में करेंगे तो 3 बी आ जाएगा। ठीक, एलसीएम तो आपको आता ही होगा। अब 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 आएगा, 1 का बी से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो बी आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम 1 और 3 का एलसीएम हमने लिया। फिर क्या करते हैं, जो एक हार होता है हार से इस एलसीएम को भाग देते हैं, यानी 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 ही आएगा भागफल। जो भागफल आता है उससे अंश से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 3 भागफल आया उसको अंश से मल्टीप्लाई करवा दिए, 3 भी हो गया प्लस। अब ये हर से इस जो हमने एलसीएम लिया उससे भाग देंगे, तो 3 से 3 को भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो एक भागफल आ गया। जो भागफल आता है उसको न्यूमरेटर यानी अंश से गुणा कर देते हैं, तो एक भागफल था, b से गुणा करेंगे क्या आएगा? b कर दिया हमने। अब यहाँ आगे देखिए, यहाँ 10 माइनस का b बाई 2 ही रहेगा। ठीक, तो 10 माइनस का b यहाँ पे, चलिए एक बार और बता देता हूँ, शायद आप लोग को दिखा नहीं, मैं भी ध्यान नहीं दिया, कॉपी नीचे थी। यहाँ पर क्या किया, b बाई 1 प्लस का b बाई 3 था, हमने एलसीएम ले लिया, 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा। जब हम किसी भिन्न को सॉल्व करते हैं तो हर से इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं, हमने डिवाइड किया, एलसीएम 3 था, हर 1 था, डिवाइड किया तो भागफल कितना है? 3 आ जाएगा। जो भागफल आता है उसको अंश से मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देते हैं, तो 3 को b से गुणा करेंगे 3 भी हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब ये हर को इस एलसीएम से भाग देंगे, एलसीएम में 3 से भाग देंगे तो कितना? एक भागफल आएगा, जो भागफल आएगा उसको अंश से गुणा करा देंगे,
1 का b से गुणा कराएंगे तो b आ जाएगा। ठीक है, तो 10 माइनस का b अपान 2 इक्वल टू 3b प्लस का b यानी 4b बटा 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब इसको आप कैसे कर सकते हैं, 10 माइनस का b बटा 2, इसको आप इधर ले आए तो माइनस का 4b बटा 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाए 6, 2 का भाग 6 में देंगे तो क्या आएगा 3, भागफल 3 आएगा। अब 3 का अंश में मल्टीप्लाई करना, अर्थात 3 का अंश में 10 माइनस का b में मल्टीप्लाई करना, माइनस है माइनस कर देंगे, ये हर का फिर एलसीएम में भाग देते हैं, तो 3 का जब 6 में भाग देंगे 2 आएगा भागफल, 2 भागफल आएगा तो अंश में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 4 दूनी 8b बराबर 0। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करवाइए, 10 दें 30 माइनस का 3b माइनस का 8b इक्वल टू, ये 6 भागे में है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी 0 गुणे 6 हो जाएगा, भाग में इधर है तो बराबर के उस पास जाएगा, गुणे में हो जाएगा। ठीक है, तो 30 माइनस का 3b माइनस का 8b, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 8 3 11b प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस हो गया तो 8 3 11b हो जाएगा, जिसमें इसमें चिन्ह किसका बड़ा है, बड़ी संख्या वाला चिन्ह लेते हैं, तो यानी 8 बड़ी संख्या है, उसका चिन्ह क्या माइनस माइनस लिख लेंगे। ठीक है, माइनस का 11b बराबर 0 को जब 6 में गुणा कराते हैं क्या आएगा 0। ठीक, अब 30 इक्वल टू, इधर माइनस का 11b है, उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 11b हो जाएगा। अब b इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 बटा 11, b के साथ 11 गुणे में है, तो इस पार यदि हम लाते हैं तो भाग में हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या हो गया 30 बटा 11। अब हमें क्या निकालना था, प्रत्येक ब्रांच में करंट यानी I1 को हमने क्या लिखा है 10 माइनस के b/2, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू 10 माइनस b/2 होगा। I1 को ही तो ऐसे हमने लिखा है, I1 को क्या लिखा है 10 माइनस का b बटा 2। ठीक है, तो 10 माइनस का b कितना आया 30 बटा 11 बटा 2। अब इसका एलसीएम लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका एलसीएम लीजिए तो इसका 11 एलसीएम आ जाएगा, 11 1 का 11 में भाग देंगे। ठीक है, तो 11 दाम 110 आ जाएगा, माइनस 11 का 11 में देगा 1 आएगा, 1 का 30 में करेंगे गुणा तो 30 आ जाएगा बटा 2, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे, 110 से 30 माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा 80 बटा 11 बटा 2 बटा 1। जब इस तरह संख्या होती है बटे के नीचे बटा, तो क्या करते हैं हम नीचे वाली संख्या जो होती है उल्टा करके इसके साथ गुणे में लिख देते हैं। यहाँ आगे चलिए, 80 बटा 11, इस संख्या को उल्टा करके 2 बटा 1 है तो 1 बटा 2 कर देंगे, 1 बटा 2 ऐसे लिख देंगे। तो I1 का मान कितना है 2 से 40, अब 11 का 40 में भाग दे दीजिए, ये 40 बटा 11 आ जाएगा, 11 का 40 में भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, 11 3 33 7 आया, दशमलव लगा दिए 0 बढ़ गया तो 70 हो जाएगा। या तो आप इसको डायरेक्ट भाग दे दीजिए, 11 3 33 हो जाएगा, बचा कितना 7, भाग नहीं जा रहा है पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 11 छक्का 66 हो जाएगा, बचेगा 4, दशमलव लगा हुआ है 40 हो जाएगा, फिर 11 3 33 रिपीट होने लगा, तो इसका 3.63 I1 की वैल्यू कितना आ गई I1 इक्वल टू आ जाएगा 3.63। अब I2 देख लीजिए, I2 को हमने क्या लिखा था b बटा 1, अब b की वैल्यू हमने कितना निकाला 30 बटा 11 बटा 1, तो 30 बटा 11 ही इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको आप काटना चाहें काट लीजिए, ठीक है, भाग दे दीजिए। I3 की वैल्यू कितनी है, I3 क्या है b माइनस का 0 बटा 3, तो b बटा 3 हो जाएगा, b कितना है 30 बटा 11 बटा कितना 3, तो 30 बटा 11, इसको इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाए तो 1 बटा 3, 3 दाम 30, तो 10 बटा 11, तो I3 का मान कितना हो जाएगा, अरे कुछ दिख ही नहीं रहा, I3 का मान कितना हो जाएगा 10 बटा 11, कितनी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, I1 की वैल्यू हमने निकाल लिया। I1 कैसे निकला है, हमने ऊपर देखिए I1 कैसे निकला है, I1 की वैल्यू ही हमने 10 माइनस का b बटा 2 लिखे हैं। इसमें जो हमने b अभी निकाला है 30 बटा 11 यहाँ पे रख देंगे तो I1 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमने यही किया हुआ है। I1 का मान 10 माइनस b बटा 2 था, तो 10
बटा 1 कुछ नहीं तो 1 माइनस का 30/11। बी का मान हमने ऊपर यहाँ निकाल रखा है 30/11। फिर यहाँ से सॉल्व कर लिया है, I1 का मान आ गया। I1 का मान कितना आया है 3.63। ठीक है, अब I2 का मान B/1 है। यहाँ हमने ऊपर लिखा हुआ है, जहाँ पे I2 लिखे हैं यहाँ पे I2 लिखा है, इसका क्या है B माइनस 0/1। तो B की वैल्यू 30/11 रख दें, 30/11 ही आ जाएगा। I2 की वैल्यू 30/11 से भाग दे के आप इसकी वैल्यू पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। I3 की वैल्यू क्या थी B/3, यहाँ पे I3 है, I3 की वैल्यू क्या थी B/3। तो B की वैल्यू क्या थी 30/11, 30/11/3 हो जाएगा। तो 30/11 गुणे 1/3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए आप 30/11/3 था, 3 को जो बटा के नीचे जब बटा आता है तो उल्टा करके गुणा लिख देते हैं, 30/11 गुणे 1/3 कर दिए। ठीक है, 3 से 10 बार में कट जाए, 3 दाम 30, 10/11। ठीक है, 10/11 इसको और काट सकते हैं आप, 0.9 आ जाएगा। ठीक, ये ऐसे हल करते हैं हम, सोल्यूशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, इसको और शार्ट बनाएंगे। इतना लंबा अभी लग रहा है आपको देखने में, इसको और शार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा। यदि कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, उसकी नेक्स्ट क्लास में उसका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।